अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम यंग लॉज प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं। आज हमारा सेशन नंबर 7 है। पिछले सेशन में हम एफआईआर तक पहुंचे थे। सारा प्रोसीजर्स एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए हमने उसको डिटेल में किया है। अब हम उसको आगे लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी एफआईआर रजिस्टर हो गई है। अब इसके आगे क्या प्रोसीजर होते हैं? डेफिनेटली जब भी एफआईआर रजिस्टर होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। उसके बाद उन्होंने चालान जमा करवाना होता है। ये रिपोर्ट होती है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। लेकिन ये तफ्तीश के दौरान या तो एक्यूज़ अरेस्ट हो जाएगा। अगर वो अरेस्ट हो जाता है तो फिर उसके रिमांड के प्रोसीजर्स चलते हैं। पहले फ़िज़िकल रिमांड होता है, जब वो ख़त्म हो के वो जुडिशल होगा तब हम पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर सकते हैं। लेकिन प्री अरेस्ट बेल एफआईआर होने के किसी भी वक्त वो मुल्ज़िम चाहे वो फ़ाइल कर सकता है। इसमें जो हमने प्री अरेस्ट बेल है ये सेक्शन अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी ये इसके साथ सेक्शन डील करता है। ये फ़ाइल कहाँ पे की जा सकती है? देखें, जो पोस्ट अरेस्ट बेल है उसका डिफरेंट होता है। ट्रायल कोर्ट को देखना पड़ता है। अगर तो मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल करना हो तो वहाँ पे पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्री अरेस्ट बेल के लिए ये जहन में बिठा ले, ये हमेशा सेशन कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। लेकिन अगर सेशन कोर्ट डिसमिस कर देती है तो फिर हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। ये इसी तरह चलता है। लेकिन ये सेशन कोर्ट से फॉर इंस्टेंस अगर हमारी प्री अरेस्ट बेल डिसमिस हो गई है तो जो हम हाई कोर्ट में फ़ाइल करेंगे वो सेशन कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट अपील नहीं फ़ाइल करते। वो हम एक और 498 के अंडर ही प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं। वहाँ पे अपील नहीं होती। वो इनको हम दोनों को साइड बाय साइड इनके प्रोसीजर्स देख लेते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग और आर्गूमेंट्स वगैरह उन सारी चीज़ों पे भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं फाइलिंग। ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हमने एक पटिशन फाइल करनी है उसकी फ़ाइलिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अब तो आपको याद भी होना चाहिए कि जो पटिशन हमने फ़ाइल करनी है कोर्ट में वो हमेशा दायरी ब्रांच में की जाती है। सेशन कोर्ट की जो दायरी ब्रांच होगी वहाँ पे और हाई कोर्ट की भी। अब यहाँ पे अगर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट इनको साइड बाय साइड इनके डॉक्यूमेंट्स भी कर लेते हैं। देखें, सेशन कोर्ट में ऑब्वियसली एक फॉर्म होता है जिस पे सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं। वो हर कचहरी की हर ज़िले की डिफरेंट हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, हमने जो पटिशन तैयार की है, जो हमारी दरख्वास्त है अंडर सेक्शन 498, जो हमने दरख्वास्त ज़मानत तैयार की है, ड्राफ्ट की है, हम उसको लगाएंगे। उसके बाद ऑलरेडी हम इसको काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अदालत में जब भी कोई पटिशन देनी है, जब भी कोई दरख्वास्त देनी है, उसके साथ हमने एफिडेविट ज़रूर लगाना होता है। तो एफिडेविट लग जाएगा। उसके बाद एफआईआर ये ज़रूरी है। देखें, क्रिमिनल केस है, आप उसमें बेल आपने किस में लेनी है? एफआईआर में लेनी है। तो लाजमी है एफआईआर की कॉपी आपने साथ लगानी है जिस पे थाने की स्टैंप लगी हो। एफआईआर होगी। उसके बाद अगर कोई एमएलसी वगैरह है या फिर कोई अगर मर्डर का केस है उसमें पोस्टमार्टम वगैरह है, ये हम साथ लगाएंगे। देखिए, अब हर्ट केस है, आप एमएलसी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एमएलसी ना साथ लगाओ, फिर फ़ायदा क्या हुआ? ये कंपलसरी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स आ गए, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन पे आप रिलाई करना चाहते हो, जिन पे लगता है कि जिनकी वजह से आपको ज़मानत मिल सकती है, कोई एग्रीमेंट है, कोई ज़मीन के कागजात है, कुछ भी है, कोई चेक है, सब कुछ वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लगाओगे और एंड पे आप वकालतनामा लगाओगे। ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सेशन कोर्ट में। और फाइलिंग की जो हमने तरतीब बनाते हैं, जो पटिशन हम तैयार करते हैं, उसकी तरतीब भी यही होती है। आईडी कार्ड वो एक रह गया, आईडी कार्ड भी लगाना होता है मुल्ज़िम का, उसकी कॉपी। ठीक है, अब आ जाए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फ़ाइलिंग सबसे पहले तो एक फ़ॉर्म, वही अर्जेंट फॉर्म वगैरह,
फिर आईडी कार्ड यहाँ पे भी, ये तो लगाना ही है हमने। फिर उसके बाद इंडेक्स होता है जो कि हमने बनाया होता है। हाई कोर्ट में फाइलिंग के वक्त हम लोगों ने इंडेक्स लाजमी साथ लगाना होता है। मैं आपको दिखा भी दूं कि ये इंडेक्स लगता कैसे है। ये इस किस्म का इंडेक्स होता है, इसमें सारा बताया जाता है, पेजिंग वगैरह की जाती है कि कौन से पेज पे एफआईआर है, कौन से पेज पे दरख्वास्त है, कौन से पेज पे कोई दरख्वास्त है, कोई एमएलसी है, ये सारा कुछ तरतीब के साथ बताया जाता है। सो ये इंडेक्स होता है। उसके बाद जो हमारी पिटीशन है, दरख्वास्त है, वो लगाते हैं। अच्छा, दरख्वास्त के बाद डेफिनेटली एफिडेविट भी लगना है। एफिडेविट लगने के बाद यहाँ पे भी हम एफआईआर लगाएंगे, फिर एमएलसी या फिर कोई पोस्टमार्टम वगैरह वो हम यहाँ पे लगाते हैं। फिर कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो हम लगाएंगे। फिर उसके बाद ईएम लगाते हैं फॉर डिस्पेंसेशन। अगर हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ ना हो तो डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन, सीएम या एप्लीकेशन। इसके बाद हमने लगानी होता है ऑब्वियसली, अब ये जो दरख्वास्त दे रहे हैं इसका भी एफिडेविट आएगा। और फिर लास्टली वकालतनामा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक दरख्वास्त के साथ लगते हैं और तरतीब भी यही होती है। सेशन में ये होगी और हाई कोर्ट में ये होगी। अच्छा, फाइलिंग के बाद फिर आते हैं प्रोसीजर पे कि प्रोसीजर्स कैसे चलते हैं। देखें, हमने ये एक पिटीशन तैयार की, उसको फ़ाइल कर लिया, वो एक टाइमिंग होते हैं, अगर तो हमने उसके दरमियान दायर कर लिया। मैं ऑलरेडी उस पर काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियोस में कि दायरगी के टाइमिंग्स होते हैं, उनमें दायर करेंगे। अगर सेशन कोर्ट में हम आज दायरगी टाइम जो है उसके दौरान ही हमने फ़ाइल कर लिया तो हमें आज के दिन ही कोर्ट जज साहब के सामने पेश होना पड़ेगा। सेम डे होता है सेशन कोर्ट में, यानी अगर आज मैंने दायरी के टाइम पे फ़ाइल कर दिया है, 1 बजे तक का टाइम था, मैंने 1 बजे से पहले फ़ाइल कर दिया, तो मुझे आज ही के दिन जज साहब के सामने पेश होना पड़ेगा। ठीक है। और अगर उसके बाद किया तो डेफिनेटली बात नेक्स्ट डे पे चली जाती है। अच्छा, जज साहब के सामने जाके पहली दिन ही क्या होंगे, प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स होंगे। इब्तदाई बहस आप कह लें, लेकिन यहाँ पे जो हमने कोर्ट के सामने इब्तदाई बहस करना है ना, ये क्रिमिनल केस है, हम प्री अरेस्ट बेल के लिए जा रहे हैं, तो जो हमारा मुल्ज़िम होगा उसको हमने साथ लेके जाना है। मुल्ज़िम प्लस वकील ये दोनों जाते हैं। जो पटिशनर है जिसने वो दरख्वास्त ज़मानत दायर की है, ये दोनों जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट कर दूँ ना अगर, तो जो प्रैक्टिस में होता है, देखें यहाँ पे जो प्री अरेस्ट बेल है, ये याद रखें ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है। कैसे, अब मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ क्यों है। देखें, हमें जो एक प्रोसीजर बताया गया है क्रिमिनल केस का, एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद, और इन्वेस्टिगेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर हो रही है, तो पुलिस अगर चाहे तो एक मुल्ज़िम को अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट करके उससे तफ्तीश कर सकती है, उससे जो कुछ भी रिकवरीज वगैरह करनी होती हैं वो करती है। उसके बाद पुलिस अपना चालान फाइनल रिपोर्ट जमा करवाती है। ये हमें प्रोसीजर बता रहा है सीआरपीसी कि क्रिमिनल केस इस तरह चलना है। लेकिन यहाँ पे प्री अरेस्ट बेल में हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे अदालत को जाके कह रहे हैं कि इस सारे प्रोसीजर को बाईपास कर दें और मुझे आप अरेस्ट ना करवाएं और मुझे बाहर रहने दें। कब तक, जब तक इस केस का पूरा, इस एफआईआर में पूरा ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मुझे अरेस्ट ना किया जाए।
इस वजह से देखें नॉर्मल प्रोसीजर है कि अगर पुलिस चाहेगी अरेस्ट करना है उसको, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन हम कोर्ट को जाके कह रहे हैं कि जब तक ट्रायल नहीं ख़त्म होता हमें आप ज़मानत दे दें, हमें अरेस्ट ना किया जाए। सो इस वजह से ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में ही दिया जा सकता है, क्योंकि आप जो रेगुलर प्रोसीजर है उसको बाईपास कर रहे हो। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होंगे तो आपको ये प्री अरेस्ट बेल दी जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और भी बता दूँ, देखें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, यहाँ पे जज साहब अगर चाहें तो हमारी जो इब्तदाई बहस है उसी पे इस बेल को डिसमिस कर सकते हैं। उनके पास ये पूरी पावर है, पूरी उनके पास अथॉरिटी है कि अगर वो समझते हैं कि इस किस्म का ऑफेंस है, हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, तो जज साहब हमें ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन ही जज साहब हमारी इब्तदाई बहस सुनने के बाद हमारी बेल को डिसमिस कर सकते हैं और बंदे को अरेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसमें ऐसे नहीं होता। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि वकील साहब हम मुलजिम को साथ लेके जाते हैं, जज साहब पूछते हैं ऑफेंस क्या है, थोड़ा सा फाइल को देखते हैं, मुलजिम की हाज़िरी लगाते हैं कि हाँ जी वो प्रेजेंट है कोर्ट में, और उसके बाद अबूरी ज़मानत दे देते हैं। अब ये अबूरी ज़मानत कहाँ से आ गई? देखें, एक जो हमने प्री अरेस्ट बेल फाइल की है ना अंडर 498, वो हमने ये फ़ाइल की है कि जब तक ये केस ट्रायल ख़त्म नहीं ना हो जाता तब तक हमें ज़मानत दी जाए, हमें अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन इस पिटीशन में साथ हमने ये भी मांगना है इस प्री अरेस्ट बेल में कि जी जब तक इस पिटीशन पे फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक मुझे अरेस्ट ना किया जाए। देखें ना, एक तो FIR हुई और हमने 498 में क्या मांग रहे हैं कि जब तक इसका ट्रायल नहीं कंप्लीट होता, जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता, तब तक हमें ज़मानत दी जाए, हमें अरेस्ट ना करवाया जाए। लेकिन ये जो 498 की पिटीशन हमने फ़ाइल की है, इसके जब तक इस पिटीशन का दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं आता तब तक हमें अरेस्ट ना किया जाए, ठीक है, तब तक हमें अरेस्ट ना किया जाए। ये भी हमने साथ इसी 498 की पिटीशन में प्रेयर करनी होती है। इसको कहते हैं कि अबूरी ज़मानत, इंटरम बेल, इंटरम बेल भी इसको कहते हैं। देखिए खुद गौर करें, हमने पिटीशन फ़ाइल की 498 की और साथ हमने अगर उसके अबूरी ज़मानत इंटरम बेल मांगी ना और या जज साहब ने हमें दी ना, तो हम तो कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। तो हमारी इस 498 की पिटीशन का क्या फ़ायदा अगर हम अरेस्ट ही हो गए हैं, तो वो तो इन्फ्रक्शस हो जाएगी। सो यहाँ पे पहली जो डेट होगी उस पे इब्तदाई बहस होगी। अगर तो जज साहब कन्विंस होंगे तो वो हमें अबूरी ज़मानत, इंटरम बेल ग्रांट कर देंगे कि जब तक इस पिटीशन का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक हमें अरेस्ट ना किया जाए। इसको अबूरी ज़मानत कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जज साहब ने समझा कि नहीं इस केस में कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है, तो स्ट्रेट अवे भी जज साहब हमें डिसमिस कर सकते हैं हमारी पिटीशन को। तो दो आ गई यहाँ पे ऑप्शंस, या तो डिसमिस हो जाएगी या इंटरम बेल ग्रांट हो जाएगी। और इंटरम बेल ग्रांट होने के साथ ही क्या होगा, नोटिसेस इशू कर देगी कोर्ट। नोटिसेस इशू मतलब जो इस FIR का मुद्दई है उसको बुला लिया जाएगा, स्टेट को बुला लिया जाएगा, भी आ जाओ यहाँ पे, फिर एक डेट के लिए एडजर्न किया जाएगा इसको, ठीक है। अच्छा, ये एडजर्न हो गए। फॉर इंस्टेंस हम मिसाल लेके चलते हैं, आज है डेट 4, ये 4 जनवरी को हमने ये पिटीशन फ़ाइल की है, आज ही के दिन हमारी इब्तदाई बहस हुई है।
और हमें इंटरम बेल भी ग्रांट कर दी गई है। अच्छा, ये जो इंटरम बेल ग्रांट की जाती है ये भी मुचलकों के इवज़ की जाती है, यानी आप हमें मुचलके जमा करवाएंगे, जैसे आप कह सकते हैं 50,000 का, लाख का, डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द फेंस कि वो कितना बड़ा है। हम मुचलके जमा कराएंगे तो हमें ज़मानत मिलती है यहाँ पे, ठीक है। नोटिस इशू हो गए, 4 को हमने की थी, ये एडजर्न हो गया 7 के लिए, 7/1/2023 को। अच्छा, फिर नेक्स्ट डेट आ गई 7/1/2023। अब इस डेट पे क्या होगा, मुलजिम आएगा, वो अपने सॉरी मुदई आएगा कोर्ट में, वो अपने वकील साहब को लेके आएगा, सरकारी वकील ने तो आना ही है। अच्छा, वो आ गए और यहाँ पे वो मुदई प्लस वकील उसका आ जाएगा और ये आके क्या अपना जमा कराएंगे, वकालतनामा। और यहाँ पे या तो देखें, जो प्री अरेस्ट बेल होती है ना, इसमें मुद्दई साइड की कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी इस पे फैसला आए ताकि ये बंदा अरेस्ट हो और अंदर जाए, लेकिन मुलज़म साइड की कोशिश होती है कि जितनी मर्ज़ी पेशियाँ मिलती जाएँ, ज़रा मैटर डिले होए, जितनी देर वो बाहर रहे उतना ही अच्छा है। सो एनी हाउ, यहाँ पे मुद्दई कोशिश करेगा कि ये जो 7 तारीख है इसी पे बहस हो जाए, इसी पे फैसला हो जाए। मुलज़म साइड कोशिश करेगी थोड़ा एडजर्न हो। एनी हो, एक मिसाल ले लेते हैं, एक और जज साहब ने डेट दे दी है, 10 दे दी है। हो सकता है मुद्दई का वकील वो भी डेट मांग रहा हो, बहुत सारे मामला होते हैं, तैयारी नहीं की, वट एवर। सो यहाँ पे 10/1/2023 दे दी है। अब यहाँ पे हम मिसाल लेके चलते हैं, यहाँ पे फिर सारे दोनों वकील, मुद्दई का वकील, मुलज़िम का वकील, वो बहस करेंगे, सरकारी वकील होगा वहाँ पे, और इसका फिर फ़ैसला आ जाएगा। ये जो फ़ैसला देना ना जज साहब ने, ये 2 तरह का हो सकता है। पहला तो ये होता है कि जज साहब हमारी पिटीशन को डिसमिस कर दें, खारिज, ज़मानत नहीं दी जज साहब ने पोस्ट प्री अरेस्ट बेल। दूसरा फ़ैसला ये हो सकता है कि जज साहब इसको कन्फर्म कर दें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है कि ये कन्फर्म का क्या है, ये अलाउ। देखें, जो ये अबूरी ज़मानत हमें जज साहब ने पहले भी दी थी ना, कि आपको जब तक इस पिटीशन का फ़ैसला नहीं आता तब तक आपको अरेस्ट ना किया जाए, ये हमारी इंटरम बेल थी, अबूरी ज़मानत थी जो हमें दी गई थी। जज साहब जो फ़ैसला लिखते हैं अपने फ़ाइनल फ़ैसले में, अगर वो बेल दे रहे हैं तो लिखते हैं कि इंटरम बेल जो ऑलरेडी दी गई है उसको हम कंफर्म कर रहे हैं कि जब तक ये केस का मुकम्मल फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक इस अक्यूज़ को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी नहीं, जो पहले ही हमें इंटरम बेल दी थी उसी को जज साहब कंफर्म कर रहे हैं, ये होता है इसका मकसद। अब आ जाते हैं हम हाई कोर्ट के प्रोसीजर्स को। देखें, हाई कोर्ट में जब हम पिटीशन फ़ाइल करते हैं तो हम अर्जेंट फॉर्म उसके साथ लगाते हैं। अगर तो एक ही दफ़ा दायरी टाइम होता है, सेशन कोर्ट में 2 भी होते हैं, हाई कोर्ट में एक ही दायरी टाइम। अगर तो हमने आज दायर करते हैं एक प्री अरेस्ट बेल को, तो अर्जेंट फॉर्म साथ लगा है, वो नेक्स्ट डे लग जाएगी। आज एक मान के चलते हैं कि 4/1/2023, आज के दिन मैंने सुबह जो हमारा दायरी टाइम है 11 बजे, फॉर इंस्टेंस 11 बजे का हमारा दायरी टाइम है, मैंने 11 बजे से पहले ये फ़ाइल कर दी है, अर्जेंट फॉर्म साथ लगाया हुआ है, तो ये मेरी पिटीशन अगले दिन नेक्स्ट डे लगेगी। ये 4 की बजाय यानी कल 5 तारीख को ये अर्जेंट केसेस में अर्ली मॉर्निंग में सुना जाएगा। लेकिन अगर तो ऑब्वियसली ये प्री अरेस्ट के केसेस में क्लाइंट्स को बड़ी जल्दी होती है, मुलज़मों को, कि हम अरेस्ट ना हो जाए, तो ये एक सेम डे की भी टाइमिंग होती है। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर तो आप इसको सेम डे ही फ़िक्स करवाना चाहते हैं, यानी मैं 4 को दायर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 4 को ही आज हमें इस पे इब्तदाई बहस हो के हमें अबूरी ज़मानतें दे दी जाएँ, तो उसका टाइमिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पे 9:30 बजे या 10 बजे, डिफरेंट हाई कोर्ट्स का डिफरेंट होगा, ये सेम डे की टाइमिंग होगी। अगर तो मैंने सेम डे इसको सुनवाना चाहता हूँ, आज ही के दिन 4 तारीख को मैं ज़मानत लेना चाहता हूँ, तो मुझे इस टाइमिंग से पहले दायर करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। अच्छा, मैं दायर करूँगा, सेम डे दायर की है तो आज ही के दिन, अगर अर्जेंट फॉर्म के साथ की है
मुझे सेम डे नहीं सुनवानी तो 5 को लग जाएगी। इसके बाद क्या होगा, ये हमें इब्तदाई बहस इस पे भी होगी, प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट्स। यहाँ पे भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में कोर्ट देती है। अगर जज साहब ने ऐसा समझा कि ज़मानत नहीं दी जाने वाली तो स्ट्रेट वे जज साहब यहाँ पे डिसमिस भी कर सकते हैं। और अगर जज साहब ने हमने समझा कि नहीं इस केस को मैंने सुनना है, इसको डिसाइड करना है, तो क्या होगा, अबूरी ज़मानतें दे दी जाएंगी। यहाँ पे भी वही वाला प्रोसीजर है, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे भी। उसी तरह यहाँ पे भी वकील साहब और मुल्ज़िम दोनों पेश होंगे। मुल्ज़िम का पेश होना ज़रूरी है, उसकी हाज़िरी ज़रूरी होती है, मुल्ज़िम के बगैर ये ज़मानतें नहीं दी जाती। अच्छा जी, या तो डिसमिस होगी। वैसे कभी भी नॉर्मल रूटीन में चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये पहली डेट पे प्री अरेस्ट बेल नहीं डिसमिस होती। जैसे साहब इसमें अबूरी ज़मानतें भी दे देते होते हैं, और अबूरी ज़मानत के साथ क्या होगा, नोटिस हो जाएगा किसको, मुद्दई को, स्टेट को, ठीक है, बुला लिया जाएगा उनको, एक डेट फिक्स कर दी जाएगी। तो ये ज़हन में रखना है कि जब आपके पास प्री अरेस्ट बेल आएगी, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो चाहे वो हाई कोर्ट में आप फाइल कर रहे हो, दोनों जगह पे ये नहीं घबराना कि आपकी पटिशन पहले दिन ही डिसमिस हो जानी। ना तो पहले दिन को ख़ास बहस होनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जज साहब ये पूछ लेते होते हैं ऑफेंस कौन सा है, ये जी 489F है, ये जी 376 है, ये 452 है, जो भी ऑफेंस है जज साहब ऑफेंस पूछ लेंगे। मुल्ज़िम आया है, मुल्ज़िम अपनी शक्ल दिखाएगा, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, उसको ये ज़रूर कहना कि अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल साथ लेके आओ, जैसा वो देखते होते हैं या रीडर उसका देखता होता है। सो उसकी हाज़िरी लगाई जाती है, नॉर्मल प्रैक्टिस में यही होता है, और अबूरी ज़मानतें दे दी जाती हैं, नोटिस इशू हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ये 4 को हमने फ़ाइल की है, जज साहब ने इसकी नेक्स्ट डेट अबूरी नोटिस कौन सी डेट के लिए कर दिए, यहाँ पे हाई कोर्ट में वैसे हफ्ते हफ्ते की तो एटलीस्ट होती हैं, एग्ज़ाम्पल लेके चल लेते हैं, 10/1 की डेट डाल दी। अच्छा, ये 10/1/2023 को क्या होगा, यहाँ पे मुद्दई आ जाएगा, प्लस वो अपने वकील को लेके आएगा, या वो ख़ुद भी आके कह सकता है जी कि मुझे डेट दे दें, मैंने अभी वकील को हायर करना है, व्हाटएवर, लेकिन मुद्दई आएगा। उसकी जो हाजिर उस तक कन्वे नोटिस ये पुलिस वालों ने बताना होता है, उनको कन्वे कर दिया जाता है कि 10 तारीख है भाई आ जाना। वो आ जाएगा, या तो वकील को एंगेज करके लेके आएगा, या कोर्ट में आके कह देगा जी कि हमें मैंने वकील करना है, मुझे थोड़ा टाइम दे दें। सो एनी हाउ जो भी है, और अगर तो वकील साहब आ गए तो वकील साहब अपना क्या देंगे, वकालतनामा देंगे कोर्ट में। यहाँ पे भी मुद्दई पार्टी को तो जल्दी होगी ना कि फटाफट बहस हो, खारिज हो, ये मुल्ज़िम अंदर जाए, लेकिन मुल्ज़िम साइड कहेगी थोड़ा सा ज़रा लंबा चले काम, ज़रा 2-3 डेट्स चल जाए। जब भी इस पे फिर फाइनल बहस हो जाएगी, इस पिटीशन पे फाइनल बहस कौन करेगा, मुद्दई का वकील, मुल्ज़िम का वकील, सरकारी वकील वहाँ पे होगा, तफ्तीशी भी प्रेजेंट होता है, वो पूरा रिकॉर्ड लेके आता है इन दोनों पिटीशंस में, जो भी वो तफ्तीश कर रहा होता है। और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, कोर्ट फ़ैसला दे देती है। अच्छा, ये फ़ैसला जो देते हैं क्या हो सकता है, या तो वो डिसमिस करेंगे या फिर कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म कौन सी बेल को करेंगे, जो ये अबूरी ज़मानत दी है इसको कन्फर्म कर देंगे कि जब तक ये केस पूरा डिसाइड नहीं हो जाता, इसका मुकम्मल शहादतों के बाद, ट्रायल के बाद फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक इस मुल्ज़िम को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड कर दूँ, देखिए जब भी ये अबूरी ज़मानत दी जाती है ना कोर्ट की तरफ से, जब भी अबूरी ज़मानत चाहे हाई कोर्ट ने दी है चाहे सेशन कोर्ट ने दी है, तो जज साहब ये ज़रूर कहते हैं मुल्ज़िम को कि जाके शामिल तफ्तीश हो। देखो ये आपको यहाँ तक तो रिलैक्सेशन कोर्ट दे रही है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने तफ्तीश का पार्ट नहीं बनना। वो तो हमारा बेसिक है ना, इन्वेस्टिगेशन को जॉइन कोर्ट ने करवाना होता है, ये शामिल तफ्तीश करवाना होता है। और अगर शामिल तफ्तीश वो नहीं हो रहा, अबूरी ज़मानत पे है,
और अगर तफ्तीशी आके कहता है तो कि जी ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, तो जज साहब डिसमिस भी कर सकते हैं कि तुम्हें कहा था शामिल तफ्तीश हो, तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहे। सो ये जब भी अबूरी ज़मानत दी जाती है तो मुलज़िम ने शामिल तफ्तीश होना होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ मेन ग्राउंड्स, 2-3 मैं बता देता हूँ इसके मेन प्री अरेस्ट बेल के, वो कौन से होते हैं। देखें, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल के तो हम जब पोस्ट अरेस्ट बेल को करेंगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन ग्राउंड होता है प्री अरेस्ट बेल का वो होता है मेला फाइडी एंड अल्टीरियर मोटिव। ये मेन ग्राउंड है। जब हम प्री अरेस्ट बेल फाइल आर्गू करने भी जाते हैं ना, तब भी जज साहब कहते हैं बताए जी क्या मेला फाइडी है, बताए इसमें कौन से अल्टीरियर मोटिव है। मेला फाइडी मीन्स बदनीयती, और अल्टीरियर मोटिव का उर्दू में मतलब होता है थिंक मज़मूम मकासद, छुपे हुए मकासद कौन से हैं जी। देखें, हमने जो प्री अरेस्ट बेल फाइल करनी होती है ना, उसमें इस्टेब्लिश ये करना होता है कि हम एक शरीफ शहरी हैं और हमने ये जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया गया है, ये FIR हम पे दी गई है, ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल झूठी FIR है, हम इस किस्म के हैं ही नहीं। क्यों हम पे करवाई गई है, हमने ये साबित करना होता है क्या हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी थी, ये मुझे बदनाम करवाना चाहते हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ये मुझे कोई हरास करना चाहते हैं, ये कोई अपनी पुरानी दुश्मनी को निभाना चाहते हैं। सो हमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि ये इस किस्म की इनकी बदनीयती है, पुलिस की है या मुदई की है, या फिर इनके इस किस्म के छुपे हुए मकासद हैं जिनको ये हासिल करना चाहते हैं। ये मेन ग्राउंड है प्री अरेस्ट बेल का। वैसे मैं मेला फाइडी पे देखे, प्री अरेस्ट बेल पे, पोस्ट अरेस्ट बेल पे मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। मेरी एक वीडियो है जो कि आई थिंक 1.5 घंटे की है, लॉ ऑफ बेल से उसका टाइटल है। उसके अलावा प्री अरेस्ट पे मैंने सेपरेट भी बनाई हुई है, पोस्ट अरेस्ट पे भी मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। सो उनके लिंक्स भी मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो मेरी ये जो प्लेलिस्ट है यंग लॉयर्स प्रैक्टिकल कोर्स में, इसमें भी डाल दूंगा, आप उनको भी देखें। मैं अब इनमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ कि ये मेला फाइडी अल्टीरियर मोटिव होते क्या। बेसिकली हमने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि ये बिल्कुल झूठी FIR, और हमें सिर्फ खाम खा फंसाने के लिए इन्होंने कोई अपने मकासद हासिल करने हमारे पे FIR रजिस्टर करवा दी है। सो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, मैं लिंक लाजमी उनके डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा आ जाता है, अगर तो ऑफेंस ही बेलेबल है, तो ये हमारा एक ग्राउंड है ना कि जी बेलेबल जब ऑफेंस होगा तो एज अ मैटर ऑफ राइट हम क्लेम करते हैं। बेशक ये प्री अरेस्ट बेल है, इसमें भी कोई मसला नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ तो है, लेकिन अगर ऑफेंस ही बेलेबल है तो हमें बेल दी जानी है। तीसरा आ जाता है कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता। प्रोहिबिटरी क्लॉज, अच्छा ये क्या है, ममनुआ क्लॉज इसको उर्दू में कहते हैं। देखें सेक्शन 497 देखें ना अगर, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ऑफेंसेस जिनकी सज़ाएं 10 साल से कम है वो उनमें बेल दे दी जाती है। सो वो होती है प्रोहिबिटरी क्लॉज। ये कहते हैं कि 10 साल से ऊपर वाले जो ऑफेंसेस हैं वो प्रोहिबिटरी क्लॉज वाले हैं, जो 10 साल से कम वाले हैं वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आते। तो हमने ये भी देखना होता है कि जो हमारा ऑफेंस है FIR का, जिसका हमारे पे इल्ज़ाम है, क्या वो 10 साल से कम सज़ा है। अगर वो कम सज़ा है तो हम कहेंगे कि जी प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करता, हमें ज़मानत दी जाए। जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो है फर्दर इंक्वायरी। अब ये फर्दर इंक्वायरी को अगर हम देखें तो ये सेक्शन 497 में हमें मिलती है, मज़ीद तफ्तीश। अच्छा, ये मज़ीद तफ्तीश का भी हम अब इस पे भी मैं ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस पहले बताई उनमें मैं बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि देखें इसका मतलब ये होता है कि जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं, जो इस केस के फैक्ट्स हैं,
उन सब से ऐसे लगता है कि इस केस को फर्दर प्रोब होना चाहिए। जो हालातों वाक़यात हैं वो डाउटफुल हैं, उनको फर्दर उनमें तफ्तीश होनी चाहिए। वो कहाँ पे होगी तफ्तीश? वो होगी ट्रायल में। ट्रायल में क्या होगा, वो सारे गवाह आएंगे, हम उन पे जिरा करेंगे तो हमें सारी बातें खुल के पता लगेंगी। हमने अपने केस को फर्दर इंक्वायरी में लेके आना होता है कि जो केस है वो डाउटफुल है। इसमें फॉर इंस्टेंस अगर तो एक अक्रंस आज हुई है, एक हर्ट का केस है और मैं 10 दिन के बाद जाके एफआईआर अपनी रजिस्टर करवा रहा हूँ कि 10 दिन पहले इसने मुझे मारा था, यानी डिले 10 दिन का है, मेडिकल 10 दिन के बाद मेरा हुआ है, तो ये डाउटफुल बनता है ना। यानी इसको फर्दर प्रोब होना चाहिए कि क्या, अगर तो मैं फौरी चला गया हूँ एमएलसी थाने में कि मेरा एमएलसी करवाओ, मेरा एफआईआर में डिले नहीं, मेरे मेडिकल में डिले नहीं है, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर मैं 10 दिन के बाद जा रहा हूँ तो ये तो फिर मुझसे ट्रायल में पूछा जाना चाहिए ना कि आपने फौरी क्यों नहीं गए, आप 10 दिन तक क्यों वेट करते रहे, क्या आप गवाहों को तैयार कर रहे थे? सो ये डाउटफुल करता है। अब इसके अलावा एमएलसी अगर है, एमएलसी में अगर जो इंजरीज़ के बाद एक वहाँ पे कॉलम होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन, अगर वहाँ पे ये लिखा आ गया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन है, यानी इसने खुद अपने आप को इंजरीज़ कॉज की हो सकती हैं, अगर मेडिकल में ये बात आ गई है तो इसका मतलब ये केस डाउटफुल हो गया है, तो मुझे बेल देनी चाहिए ना। अब ये सारी बातें कहाँ पे, ये एमएलसी में जो लिखा गया है वो मुद्दई आएगा, आके गवाही देगा, ट्रायल में हम उससे सवाल जवाब पूछेंगे, फिर डॉक्टर वो आएगा, डॉक्टर से हम पूछेंगे कि भाई आपने ये जो फैब्रिकेशन का लिखा है वो कैसे लगता है आपको। सो केस डाउटफुल एक दफ़ा हो गया ना जब मेडिकल में ये आ गया। या फिर अगर एफआईआर में टाइम ये दिया है कि वकूआ 9 बजे का है, लेकिन मेडिकल में ये लिखा आ गया कि ये जो इंजरी कॉज हुई हैं ये 4 घंटे पहले हुई हैं, वो टाइम बन जाता है 7 बजे का। 2 घंटे पहले का जो वो वकूए का टाइम बता रहा है उससे भी 2 घंटे पहले की मेडिकल में ये बात आ गई, तो केस तो डाउटफुल हो गया ना। सो ये सारा कुछ क्या करता है, कहाँ पे डिसाइड होगा, ये ट्रायल में डिसाइड होगा। केस डाउटफुल हो गया, हमारा केस फर्दर इंक्वायरी में चला गया, चाहे प्री अरेस्ट है चाहे पोस्ट अरेस्ट है, हमें बेल मिलेगी। सो ये मेला फाइडी, अल्टीरियर मोटिव, फिर फर्दर इंक्वायरी। हम कुछ लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि मेला फाइडी अगर कोई हम इस्टेब्लिश करेंगे तो ही हमें प्री अरेस्ट मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, ऐसी भी बात नहीं है। अगर हम फर्दर इंक्वायरी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्री अरेस्ट बेल हमने फ़ाइल की है, हम फर्दर इंक्वायरी में अपने केस को लेके जा रहे हैं, तब भी हमें बेल मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि कोई मेला फाइडी है ही, लेकिन अगर फर्दर इंक्वायरी का केस है तो डेफिनेटली हमें प्री अरेस्ट बेल भी मिलनी चाहिए। आज के इस लेक्चर को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। कल इंशाल्लाह हम प्री अरेस्ट बेल की ड्राफ्टिंग और इसके आर्गूमेंट्स पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।